सम्राट, सम्राट। क्या हुआ ऋषभराज? ऐसे क्यों भाग कर आ रहे हो जैसे कोई सांप पीछे पड़ गया हो? सम्राट, ऐसा ही कुछ समझ लो। मतलब कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। सम्राट, वो वीर पुरुष और उसकी सेना हमारी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी है। हमने सोचा था हम वीर पुरुष और उसके 50,000 सैनिकों को शाम तक मौत के घाट उतार देंगे, मगर हम गलत थे सम्राट। उसने हमारी आधी से भी ज्यादा सेना को खत्म कर दिया है, जिससे हमारे सभी सैनिक भयभीत हो चुके हैं। क्या? बकवास बंद करो ऋषभराज। तुम्हें अच्छे से मालूम है हमें मजाक पसंद नहीं। हमारी सेना में कालों के काल सेनापति गजोधर के होते हुए वीर पुरुष की सेना हम पर हावी कैसे हो सकती है? हम मजाक नहीं कर रहे सम्राट। वीर पुरुष की सेना ने सच में हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे हालातों में भी सेनापति गजोधर टिके हुए हैं। मगर वक्त रहते आप रण क्षेत्र में नहीं उतरे तो हमारे सैनिक युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और फिर नहीं नहीं, मैं इस राज्य को अपनी आंखों से उजड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ सम्राट। जल्दी कुछ कीजिए, सोचिए। बोलते बोलते अचानक से कालेंद्र का सिपाही चुप हो गया। कालेंद्र के गुस्से की सीमा न रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर पुरुष के सामने उसकी सेना इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है। वो सेना जिसने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई थी। उसे लोग एक सम्राट नहीं बल्कि शैतान कहते थे, क्योंकि उसने न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। मगर अब वीर पुरुष और उसकी सेना उसी पर हावी थी। कितने ही निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था, मगर अब वीर पुरुष और उसकी सेना उसी पर हावी थी। मैं उस वीर पुरुष को छोड़ूंगा नहीं। ऋषभराज। जी सम्राट। जल्दी से जाकर हमारे महल की सुरक्षा में लगी टुकड़ियों को मेरे साथ चलने को बोलो। उस वीर पुरुष ने हमसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी भूल की। उसने गुस्से में फुफकारते हुए जल्दी से अपनी तलवार निकाली और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। वहीं उसका सिपाही दौड़कर महल की सुरक्षा में लगे सैनिकों की टुकड़ियों के पास गया। सैनिकों, जल्दी से युद्ध मैदान की तरफ चलो, हमें सम्राट की मदद करनी होगी। चलो। कुछ ही देर में कालेंद्र बची हुई टुकड़ियों के साथ युद्ध मैदान की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वीर पुरुष और उसकी सेना कालेंद्र की सेना में भयंकर मार काट मचा रहे थे। सैनिकों, आगे बढ़ो। इन निर्दोषों को मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो उस राक्षस कालेंद्र का इंतजार है। उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा वीर पुरुष। सावधान, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। कालेंद्र के सेनापति ने ललकारते हुए वीर पुरुष की तरफ भाला फेंका, मगर उसने बिजली की फुर्ती से भाले को 2 भाग में काट दिया। तुमने मुझे ललकारा है गजोधर। तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी सेना अब कुछ ही क्षणों की मेहमान है। वीर पुरुष अगले ही पल घोड़े की फूंटी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ बढ़ा। अब वे दोनों आपस में भिड़ चुके थे। इधर कालेंद्र के राज्य के लोग अचानक से छिड़े इस युद्ध के चलते परेशान थे। अब क्या होगा? अगर ये वीर पुरुष जीत गया तो फिर तो हमारा राज्य उजाड़ देगा। कैसी बातें कर रहे हो? कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये हमारे सम्राट कालेंद्र से तो कई गुना अच्छा होगा। किसी का घर तो नहीं उजाड़ेगा। पर हम किसी बाहरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वैसे भी रावण लाख बुरा था, मगर उसे अपनी प्रजा बेहद प्रिय थी। अब पता नहीं हमारे राज्य की सेना का क्या हाल हो रहा होगा। जहां एक तरफ वे सब आपस में यही सोच रहे थे कि आखिर रण क्षेत्र के हालात कैसे हैं, वहीं दूसरी तरफ गजोधर वीर पुरुष के आगे कमजोर पड़ चुका था। वो संभलता इतने में ही वीर पुरुष ने उसे ललकारते हुए तलवार लहराई। सावधान गजोधर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वीर पुरुष अब अपने घोड़े से उछला और हवा में गोता लगाते हुए उसने जोर से गजोधर की गर्दन पर अपनी तलवार से वार किया और अगले ही पल उसकी गर्दन किसी गेंद की तरह हवा में उछलकर सामने से तेजी से आ रहे कालेंद्र के घोड़े के कदमों में जा गिरी।
अपने बहादुर सेनापति के सिर को यूं हवा में उछलते हुए देखकर कालेंद्र के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने घोड़े की लगाम को खींचा और नीचे जा उतरा। गुस्से के मारे उसकी आंखों में अब लहू उतर आया था। गजोधर, ये नहीं हो सकता। उसने तमतमाते हुए उसकी मुंडी को अपने हाथों में उठाया। गजोधर के कटे हुए सिर से खून रिसकर नीचे जमीन पर गिर रहा था। वो उस गर्म खून को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। गजोधर की आंखें अब भी खुली हुई थी और उसे यूं देख रही थी कि मानो वो बदले की मांग कर रही हो। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गजोधर। कालेंद्र ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे केवल गजोधर ही नहीं बल्कि उसकी सेना के हजारों सिपाहियों की लाशें कालीन की तरह बिछी हुई मिली। यह सब देखकर एक पल के लिए तो वो सदमे में जा चुका था। उसे जब तक यह एहसास हुआ कि उसे अपनी सेना की कमान संभालनी है, तब तक तो उसके सिपाही वीर पुरुष की सेना को पीठ दिखाकर भागना शुरू कर चुके थे। सिपाहियों, ठहरो, दुश्मनों पर टूट पड़ो। उसके सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। अब उसके साथ उसके चंद सिपाही ही नजर आ रहे थे। वहीं कुछ जो उसके सामने लड़ रहे थे वो वीर पुरुष के भाई और उसकी सेना के हाथों मारे जा रहे थे। वीर पुरुष, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अगले ही पल वो उछलकर अपने घोड़े पर जा बैठा और तलवार लहराते हुए वीर पुरुष की तरफ बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ वीर पुरुष पहले से ही तैयार हो चुका था। वो भी बड़ी तेजी से घोड़े को लेकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने हवा में अपनी गदा को किसी खिलौने की तरह लहराया और जोर से कालेंद्र के घोड़े की तरफ फेंका, जो सीधे कालेंद्र के घोड़े के पैरों से जा टकराए। अगले ही पल कालेंद्र घोड़े सहित जमीन पे जा गिरा। वीर पुरुष, वो उठकर वीर पुरुष का सामना कर पाता, इतने में ही वीर पुरुष अपने घोड़े से कूदकर उसके पास आ चुका था। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कालेंद्र। वो उस पर वार करने ही वाला था कि तभी कालेंद्र ने जोर से अपनी लात से वीर पुरुष के घुटनों पर वार किया तो वो दूर जा गिरा। अभी तो ये युद्ध ढंग से शुरू भी नहीं हुआ वीर पुरुष। अभी तो तुम्हें मेरी सेना के सिपाहियों के द्वारा बहाए गए खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकाना है। सावधान। कालेंद्र उस पर वार करने के लिए लपका, मगर तभी वीर पुरुष ने जोर से उसके घुटनों पर तलवार से वार किया। कालेंद्र इस वार से संभल पाता, इतने में ही वो उस पर काल बनकर टूट पड़ा। कालेंद्र का शरीर किसी दानव सरी का था, मगर वीर पुरुष की फुर्ती के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। उसने मौका देखकर जोर से कालेंद्र के सीने पर वार किया, जिससे वो सीधा मुंह के बल गिरा। उठो कालेंद्र, उठो। तुमने बहुत लोगों का खून बहाया है। अब क्या हुआ? खुद का खून बहा तो घबरा गए। उठो। मैं और घबराऊंगा? मैंने ऐसे खूनी खेल बहुत खेले हैं वीर पुरुष। और देखना, अब तुम्हें इस राक्षस के हाथों कोई नहीं बचा सकता। कालेंद्र ने गुस्से में जोर से गदा से उसकी तलवार पर वार किया, लेकिन वीर पुरुष ने उसकी गदा को भी अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। ये क्या? कालेंद्र दंग रह गया। वो संभल पाता, इतने में ही वीर पुरुष ने एक के बाद एक उस पर कई सारे वार किए। अपने सम्राट को ऐसे पिटता हुआ देखकर कालेंद्र की बाकी बची हुई सेना भी भाग खड़ी हुई। वहीं कालेंद्र पर अब थकान हावी होने लगी थी। उठ कालेंद्र, उठ। तुम्हारे जैसे दानव को मेरे हाथों मरना ही होगा। वीर पुरुष ने अपनी तलवार को लहराया, मगर वो उस पर वार करता, इससे पहले कालेंद्र ने अपनी कमर से बंधे बाघ नख को फुर्ती से निकाल लिया। अपने सामने वीर पुरुष को यूं देखकर भी अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। ऐसे क्या लगता है ये मुझे मार सकेगा? नहीं, ये जादुई बाघ नख मुझे बचाएगा। इसको पहनने के बाद अगर इसने मुझ पर वार किया तो
कालेंद्र ने मन ही मन फुसफुसाते हुए जल्दी से उस खंजर नुमा बाघ नख को अपनी उंगलियों में पहन लिया। इधर वीर पुरुष ने तलवार लहराई और तभी कालेंद्र वीर पुरुष पर बाघ नख से वार करने ही वाला था कि तभी वीर पुरुष ने झट से उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। वो दर्द के मारे कराह उठा। वीर पुरुष की ताकत के आगे अब उसकी एक नहीं चल रही थी। वो कुछ कर पाता इससे पहले वीर पुरुष ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। तलवार की नोक कालेंद्र की गर्दन को चुभ रही थी। अपने आप को ऐसे मजबूर पाकर कालेंद्र की आंखों में डर उतर आया। क्या हुआ? डर लग रहा है? अपनी मौत को इतना पास से देखकर तुम्हारे जैसे राक्षस की आंखों में भी भय दिखाई देने लगा। वाह, कमाल है। नहीं नहीं वीर पुरुष, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। क्यों ना मारूं? जिस तरह से तुम मेरे सामने आज गिड़गिड़ा रहे हो वैसे ही अन्य लोग भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाए होंगे, लेकिन तुमने उन्हें माफ किया। वीर पुरुष की बात सुनकर कालेंद्र कांप गया। उसकी तलवार की नोक अब आहिस्ते आहिस्ते कालेंद्र की गर्दन में और गहराई से धंसती जा रही थी। मैंने सच में बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम तो ईश्वर के भेजे हुए अच्छे आदमी हो। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। अपनी मृत्यु देखकर सभी पापी यही कहते हैं कालेंद्र। तुमने अपने जीवन में इतने निर्दोषों की हत्या की है कि मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे निर्दयी दानव जैसे व्यक्ति को भी एक अवसर मिलना चाहिए। वीर पुरुष ने जैसे कहा तो कालेंद्र की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि वीर पुरुष अब उसकी हत्या नहीं करने वाला। वो कुछ और सोचता तभी वो बोल उठा। कालेंद्र, इस जीवन में तो तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा, लेकिन यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो अगले जन्म में एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करना, तभी तुम्हारा भला होगा। कहते हुए वीर पुरुष ने अपनी तलवार को सिर तक उठाया और अगले ही पल जोर से वार किया। चीखते हुए कालेंद्र झटके से उठा। उसकी तेज सांसों की वजह से उसका सीना बुरी तरह से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उस लड़ाई का दृश्य घूम गया। उसे अच्छे से याद था कि वीर पुरुष ने उसकी गर्दन पर वार किया था। मैं जीवित हूँ, मैं सच में जीवित हूँ। तो इसका अर्थ वीर पुरुष ने मुझे माफ कर दिया था। उसने चैन की लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। ये कमरा, इसका मतलब वीर पुरुष ने मुझे कैद कर लिया है। उसने सोचा। तभी उसकी नजर कमरे में एक कोने में रखे पानी के घड़े पर पड़ी। तब जाकर उसे अपने डर से सूख चुके गले का एहसास हुआ। पानी। वह धीरे से बिस्तर से उतरा तो एकदम से लड़खड़ा गया। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं इतना दुर्बल क्यों महसूस कर रहा हूं? और हाँ, शायद ये उस युद्ध के कारण होगा। यदि सामने वीर पुरुष जैसा योद्धा हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मुझे डर तो महसूस ही नहीं हो रहा। माजरा क्या है? पानी। वो अपनी कमजोरी के बारे में सोचते हुए पानी की तरफ बढ़ा। उसने अभी पानी पीकर बर्तन रखा ही था कि तभी भड़ाक की आवाज के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने चौंक कर उधर देखा तो एक नौकर ने उसके कमरे में कदम रखा, जो उसके बिस्तर की तरफ देख रहा था। कालेंद्र अपनी आंखें सिकोड़कर उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। ओह, तोड़ गए हमारे बलिष्ठ राजकुमार। कैसे हैं आप? अरे, आज तो आपके अंदर इतनी ताकत आ गई कि आपने पानी का बर्तन खुद भी उठा लिया। उसने झूठा आश्चर्य प्रकट किया
तो कालेंद्र को गुस्सा आ गया। ए, वो कौन तुम? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझसे ऐसे बात करने का? मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं कालेंद्र हूँ। कालेंद्र, मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा। लगता है राजकुमार ने कोई अच्छा स्वप्न देखा है, अत्यधिक आनंददायी स्वप्न होगा, तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसा दुर्बल आदमी भला मेरी क्या जिह्वा खींचेगा? उसकी बात सुन गुस्से के मारे कालेंद्र के नथुने फूलने लगे। तुम हो कौन मेरा मजाक उड़ाने वाले? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, लगता है दुर्बल राजकुमार की स्मृति भी चली गई है। मैं सुकेश हूँ, याद करो, महाराज ने तुम्हें सुबह जल्दी उठाने का काम मुझे ही दे रखा है। एक दास होकर ऐसा दुस्साहस? तुम हमसे ऐसे बात करोगे? वो गुस्से से उस दीवार की ओर बढ़ा जहां 2 तलवारें टंगी थी। उसने झटके से एक तलवार खींच ली, लेकिन तभी उसे एहसास हो गया कि उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो उस तलवार को उठा सके। वो तलवार के साथ ही नीचे झुक गया। ये तलवार इतनी भारी क्यों लग रही है? क्या मैं सच में इतना दुर्बल हो गया हूँ? भूल गए राजकुमार, तुम्हारे कक्ष में ये तलवारें मात्र कक्ष की शोभा बढ़ाने के लिए है, यूज करने के लिए नहीं। तुम्हारे जैसे दुर्बल आदमी भला क्या तलवार उठा पाएगा? ए, चुप हो जाओ तुम। मैंने अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं को चुटकियों में हराया है। कहीं तुम्हारी इन बातों के कारण तुम्हारे भी प्राण न चले जाएं। सावधान। कालेंद्र गुस्से में किसी नाग के जैसे फुफकारा तो सुकेश फिर हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कालेंद्र से कोई डर ही ना लग रहा हो। तुम भी ना राजकुमार, तलवार से भले ही तुम मेरी जान ना ले पाओ, मगर तुम्हारे इस मजाक के चलते हंसते हंसते मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। बकवास बंद करो निकम्मे। निकम्मा? अरे निकम्मे तो तुम हो, तभी तो तुम महाराज और इस राज्य पर बोझ बन चुके हो। अरे मूर्ख, पहले भी तुम्हें महाराज पसंद नहीं करते थे, और अब उन्हें अगर तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण बातों का पता चल गया तो फिर तो तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुकेश! कालेंद्र चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ा कि तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर लगे बड़े से दर्पण पर पड़ी। उसमें अपने आप को देखकर कालेंद्र के पैरों तले जमीन ही निकल गई। कालेंद्र का दानव सरी का बदन अब गायब सा हो चुका था। उसने खुद को एक 19 साल के पतले दुबले से एक लड़के के रूप में पाया। अपने शरीर को इतना कमजोर पाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? मेरा बदन इतना कमजोर? ये कैसे हो सकता है? मैं एक हट्टा कट्टा वीर योद्धा था, अब मेरा बदन इतना दुर्बल कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। कालेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बदलाव उसके साथ भला कैसे हुआ। वो अपने बदन पर हाथ घुमाकर यकीन करना चाह रहा था कि वो जो दर्पण के अंदर देख रहा है क्या वो सच है या फिर उसका कोई सपना। उसे याद था कि वीर पुरुष ने उसे क्या कहा था। उसने जैसे ही अपने बाजुओं को देखा उसे वो घटना याद आ गई। वीर पुरुष ने उस वक्त उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। अगर अगला जन्म मिले तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। इसका मतलब मैं अपनी उम्र के 19वें साल में आ गया हूँ? ये कैसे संभव है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही सोचता हुआ वो दर्पण के सामने से मुड़ा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। जहां वो हैरानी में किसी पागल की तरह खुद को दर्पण में देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ नौकर उसे घूरे जा रहा था। ओए, ऐसे क्या देख रहे हो? खुद को पहले कभी देखा नहीं क्या? पागल, चल मेरे साथ, महाराज तुझे दरबार में बुला रहे हैं। एक बार फिर नौकर ने जैसे ही उसके खिलाफ जहर उगला, कालेंद्र खुद को रोक ना सका। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमार से इस तरह से बात करने की? क्या कहा? राजकुमार? कहाँ का राजकुमार? वे चल, महाराज ने कहा है कि आसानी से ना माने तो घसीट कर ले आना। अब चलता है या फिर घसीट कर लेकर जाऊं? तो मुझे घसीट कर लेके जाएगा? एक राजा के बेटे को जो उत्तराधिकारी राजकुमार है? सिर्फ राजा का बेटा
और वो भी एक ऐसा बेटा जिससे आज तक कोई शस्त्र न उठाया गया हो, जिसने कभी वाद विवाद न किया हो, जिसे एक सीधी सादी बात कहने में भी सोचना पड़ता है। भला ऐसा राजकुमार उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? उत्तराधिकारी राजकुमार तो हमारी नजरों में महारानी वैशाली का बेटा अभयराज है। अब जल्दी चल, तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। दरबार में बहुत काम है। राजा का बेटा होना और राजा का बड़ा बेटा होने में भी बहुत अंतर है। उत्तराधिकारी राजकुमार तो मैं ही हूँ। लग रहा है अभी तक सपने से जगे नहीं हो। एक बार दरबार में खुद का मजाक बनता हुआ देख लोगे तो यकीन हो जाएगा कि तुम अपने पिता महाराज शत्रुघ्न की नजर में कौन सा स्थान रखते हो। नौकर ने इस बार जैसे ही ये बात कही तो अब कालेंद्र को अपनी जिंदगी अच्छे से याद आने लगी थी। एक दानव समान सम्राट बनने से पहले उसके साथ ऐसा ही तो बर्ताव किया जाता था, तभी तो उसमें इस कदर नफरत भर गई थी। मगर अब उसे सब कुछ ठीक करना था। उसे वीर पुरुष की बताई गई बात अच्छे से याद थी, जो उसने उसे मारने से पहले कही थी कि अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो एक भला इंसान बनना। लेकिन इस नौकर का क्या, जो उसका अनादर कर रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उस नौकर ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटने ही वाला था कि तभी बिजली की तेजी से उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। उसकी आंखें अब गुस्से के मारे भयानक लाल हो चुकी थी। लग रहा है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। एक उत्तराधिकारी राजकुमार के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। क्या कहा? तुम मुझे सबक सिखाओगे? खुद को देखो पहले, नपुंसक कहीं के। उसने ये बात जैसे ही कही, कालेंद्र के गुस्से की सीमा न रही। अब तो तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। तुमने हद पार कर दिया है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई मूर्ख आपका सम्मान ना करे तो उसे सजा देना उचित है। तुम दोगे मुझे सजा? महारानी ने तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मुझे साफ बोला है। आज वो दिन आ गया जब मुझे तुम पर हाथ उठाना होगा। वो नौकर गुस्से में उसे पीटने के लिए बढ़ने ही वाला था कि तभी कालेंद्र ने हिम्मत बटोरकर जोर से उसके पेट पर घूंसा मारा। तेरी ये हिम्मत! वो पलटकर उस पर वार करने की कोशिश करता। इतने में ही कालेंद्र उसे अपने युद्ध के अनुभवों का इस्तेमाल करके बुरी तरह से पीटने लगा। हालांकि उसमें अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। इधर कमरे के अंदर अचानक से हुई इस लड़ाई की आवाज जैसे ही बाहर पहरा दे रहे एक पहरेदार ने सुनी तो वो चौंक गया। वो दौड़कर सेना के शूरवीर केतु के पास गया। शूरवीर, शूरवीर, वो क्या हुआ? तो हाफ कैसे रहा और तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वो राजकुमार कालेंद्र के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। लग रहा है मामला गंभीर है। हे भगवान, ये मंदबुद्धि कालेंद्र भी ना, पता नहीं किस घड़ी में महाराज ने इसे पैदा किया था। उसके कमरे में कोई गया था क्या? शूरवीर, वो सुकेश को मार रहा है। क्या? तो पागल हो गया है क्या? वो 1.5 पसली सुकेश को कैसे मार सकता है? पता नहीं शूरवीर, आप चलकर देखिए, जल्दी चलिए, वो सच में मार रहा है। पहरेदार की विश्वास भरी बातें सुनकर केतु हैरान था। उसकी समझ में नहीं आया भला कालेंद्र सुकेश को कैसे पीट सकता है, जबकि उससे तो कोई शस्त्र उठाया तक नहीं जाता। वो बिना ज्यादा सोचे कालेंद्र के कक्ष की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचने पर उसे भी वैसी ही आवाज सुनाई दी। तो मानेगा, आज से मानेगा कि राजकुमार क्या होता है। तुम्हें मेरा सम्मान करना ही होगा। राजकुमार कालेंद्र, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। शूरवीर केतु ने दरवाजे को थपथपाया, मगर कालेंद्र ने उसकी एक ना सुनी। शूरवीर देखो, मैंने कहा था ना, लेकिन इस अधमरे में इतनी ताकत आई कहां से? अरे वो छोड़, पहले सुकेश को बचाना है। राजकुमार, दरवाजा खोलो। केतु ने फिर से उससे कहा, लेकिन अंदर कालेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ये ले और बोल मुझे नपुंसक, अब दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। कालेंद्र पागलों की तरह उसे आंगन पर घसीट रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो तुम्हें सबक सिखाना है मुझे। राजकुमार कालेंद्र, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हद पार मत करो। काफी आवाजें लगाने के बाद भी कालेंद्र ने जब दरवाजा नहीं खोला तो शूरवीर केतु ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, मगर एक बार में दरवाजा टस से मस ना हुआ। यह देखकर उसके गुस्से की सीमा न रही। उसने अपनी तलवार और ढाल को उतार कर रख दिया। वो राज्य की सेना के सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धाओं में से एक था।
तुम अब मुझे मजबूर कर रहे हो कालेंद्र। या अगले ही पल गुस्से के मारे उसकी आंखें भयानक लाल हो चुकी थी। वो पीछे की तरफ हटा और जोर से दरवाजे पर लात मारी। उसमें किसी हाथी सरीखा बल था और यही वजह थी कि दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। इधर अचानक से दरवाजा टूटने की आवाज सुन कालेंद्र पीछे की तरफ मुड़ा। कालेंद्र, तुमने मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया है। महारानी के दिए हुए आदेश के अनुसार अब तुम्हें सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। या शूरवीर के नथुने गुस्से के मारे फूल चुके थे। उसने झट से अपनी तलवार उठाई और उसकी तरफ बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ कालेंद्र ने जैसे ही उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा, वो सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने ताकतवर वीर योद्धा का वो सामना कैसे करेगा। राजकुमार कालेंद्र, उसे छोड़ दो। नहीं, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे नपुंसक बोला है। इसकी ये मजाल, इसे आज ये सबक सीखना जरूरी हो गया है कि एक राजकुमार के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखो कालेंद्र, अब तक मैं तुम्हारे राजकुमार होने की वजह से तुमसे शांति से बात कर रहा था, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गए हो। कहां से सीखा तुमने इस तरह से बात करना? ये लक्षण किसी राजकुमार के तो नहीं है। शूरवीर केतु उसे ऐसे बोल रहा था मानो वो जानबूझकर कालेंद्र को उकसा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ता, इतने में ही कालेंद्र ने पास पड़ी लाठी को उठाया और उसकी तरफ वार किया, मगर शूरवीर पहले से ही तैयार था। वो नीचे झुक गया तो उसका वार खाली चला गया। अफसोस कि तुम अभी भी बच्चे हो, लेकिन बच्चा समझ के तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। शूरवीर के गुस्से की सीमा न रही, मगर वो कालेंद्र पर वार करता, इतने में ही जोर से उसने शूरवीर के मुंह पर घूंसा मार दिया। तेरी तो कालेंद्र के इस वार से एक पल के लिए शूरवीर को तारे दिख गए, मगर वो भी एक कुशल योद्धा था। उसने जोर से उसे लात मारनी चाहिए, मगर कालेंद्र उसके वार से बच गया। ये देखकर शूरवीर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिना किसी प्रशिक्षण के वो इस तरह से उसके साथ कैसे लड़ सकता है। ज्यादा तेज बन रहे हो ना, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। या शूरवीर केतु किसी नाग सा फुफकारता हुआ कालेंद्र की तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल मौका देखकर कालेंद्र ने बिस्तर पर पड़े कंबल को उसके मुंह पर फेंक दिया, जिससे कुछ देर के लिए शूरवीर केतु संभल ना सका। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कालेंद्र। वो संभल पाता, इतने में ही कालेंद्र ने पास पड़े मिट्टी के गमले को उठाया। शूरवीर केतु, बचिए। सुकेश ने शूरवीर को बचाने के लिए आवाज दी, लेकिन इससे पहले वो अपना चेहरा कंबल से हटाता, कालेंद्र ने जोर से गमले को उसके सिर पर दे मारा। अचानक से शूरवीर केतु के सर के पिछले हिस्से में झटका महसूस हुआ। उसकी आंखें चौंधियाने लगी और अगले ही पल वो बेहोश होकर धम से नीचे जा गिरा। ये सब देखकर उस नौकर की आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ ताकतवर होने से कुछ नहीं होता शूरवीर, लड़ना भी आना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था मैं इतना पागल हूं कि तुमसे सीधे मुंह लड़ाई करूंगा? बिल्कुल नहीं। भले ही किसी वक्त कालेंद्र बेहद ताकतवर था, उसने किसी को भी युद्ध में छल से नहीं हराया था, लेकिन आज जैसे हालात थे उसके चलते उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा था। शूरवीर के नीचे गिरते ही उसने एक पल के लिए उस नौकर को गुस्से भरी नजरों से देखा। ये तो बेहोश हो गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कालेंद्र ने जैसे ही ये कहा वो दया की भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो शैतानी मुस्कुराहट मुस्काते हुए उसकी तरफ बढ़ा। जहां नौकर को लग रहा था कि वो उसकी पिटाई नहीं करेगा, वहीं उसने तय कर लिया था कि वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। वो उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके कानों में वीर पुरुष की कही गई बात गूंजी। अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो एक भला आदमी बनने की कोशिश करना कालेंद्र। ठीक है वीर पुरुष, मगर ऐसा कल से करूंगा। वो धीमे से फुसफुसाया और पास पड़े दूसरे गमले को लेकर उसकी तरफ लपका। नहीं, नहीं। मैं मारने से पहले सोचता नहीं। और अगले ही पल उसने धड़ाम से उसके सिर पर वो गमला दे मारा।
उसकी चीख की आवाज समूचे महल में गूंज उठी, जिससे कुछ सिपाही दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़े। कालेंद्र को समझ आ गया था कि अब उसे राज दरबार में जाना ही होगा। हालांकि उसने उन दोनों को सबक सिखाने का काम बखूबी कर दिया था। समझ नहीं आ रहा कि अब राज दरबार में पिताजी को क्या जवाब दूं। उसने मन ही मन सोचा, जो कुछ हुआ था उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहां के माहौल को देखकर उसे ये अंदाजा हो गया था कि उस राजमहल में उसका कोई सम्मान नहीं करता था। ऐसे में वो अपना पक्ष कैसे रखेगा, उसे कुछ मालूम नहीं था। ये राज दरबार में जाना ही होगा। कालेंद्र खुद को तैयार कर रहा था। कुछ ही देर में उसके कमरे में कुछ सैनिक आए। राजकुमार, ये क्या किया आपने? महाराज कितनी देर से आपको राज दरबार में बुला रहे हैं, जल्दी से जाइए। मुझसे अच्छे से बात करो। वो तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। अभी जल्दी से जाइए। और हाँ, आपने इनके साथ क्या किया है इसका पता तो इनके होश आने पर चल ही जाएगा। सुकेतु, उठाओ इन दोनों को। उसके कहते ही 4 सैनिकों ने शूरवीर केतु और सुकेश को उठाया और वैद्य के पास लेकर जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ कालेंद्र कुछ देर वहां रुकने के बाद राज दरबार की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसने क्या किया था, इसकी चर्चा महल में चारों तरफ फैल गई थी। दुर्भाग्य से उसका परिवार ऐसा नहीं था जिसके साथ रहा जाए, इसलिए तो पिछली बार अपना घर छोड़कर वो चला गया था। कालेंद्र इसी सोच में डूबा हुआ राज दरबार के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, जहां 2 पहरेदार खड़े थे। महाराज, राजकुमार कालेंद्र आ गए हैं। आने दो। कालेंद्र के कानों पर आवाज पड़ी। उसने दरवाजे के उस पार पैर रखा। मुझे अच्छे से याद है, पहले मुझे इस दरवाजे को पार करने में कितनी मुश्किल होती थी। कालेंद्र को अपना अतीत अब धीरे धीरे याद आ रहा था। दरवाजा खोलते ही कालेंद्र ने जिस पहले इंसान को देखा वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी सफेद थी। वो एक बड़े से राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। लगता है यही मेरे पिताजी महाराज शत्रुघ्न है। उसने मन ही मन सोचते हुए उस आदमी की तरफ देखा। वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसके आसपास कई और मंत्री भी बैठे हुए थे। वहीं एक खूबसूरत औरत महाराज शत्रुघ्न के पास में बैठी हुई थी और उसकी बगल में उससे थोड़ी कम उम्र का एक लड़का भी बैठा हुआ था। उन्हें यूं अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बलि ली जाएगी। मतलब शैतानों की पूरी मंडली यहीं जमा है। कालेंद्र की नजरें कुछ देर के लिए अपने पिता पर जाकर टिकी कि तभी वैद्य से इलाज करवाने के बाद वो नौकर सुकेश और शूरवीर दोनों ही वहां आ गए। वाह, मतलब मुझे फंसाने की पूरी योजना बनाई गई है। खैर, इसमें इन सब का भी कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे पिताजी की सहमति के बिना नहीं हो सकता था। जब परिवार का मुखिया मेरे साथ भेदभाव करने पर उतर आया है तो इसमें लोगों की क्या गलती है। वो यही सब सोच रहा था। इसी दौरान महाराज की पैनी नजरें उस पर टिकी हुई थी। वह बिना डरे सीधा खड़ा था। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डाल रखी थी। ये देखकर महाराज की आंखों में सख्ती उभर आई। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। महाराज की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा था। उस वक्त कालेंद्र के दिमाग में यही सब चल रहा था कि अगर वो एक शैतान देव होता तो वो क्या करता। लेकिन क्योंकि इस वक्त कालेंद्र को तय करना था कि उसे अपनी नई जिंदगी कैसे जीनी थी, ऐसे में वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता था। महाराज, आप देख रहे हैं ना, ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा। इसमें जरा भी संस्कार नहीं है। अब तक तो ये अपनी माँ और भाई का ही अपमान किया करता था, लेकिन आज तो इसने आपका भी अपमान कर दिया। ऊपर से सुकेश और शूरवीर केतु के साथ जो किया उसका तो पूछो ही मत। जब कालेंद्र ने अपनी सौतेली माँ वैशाली को मगरमच्छ के आंसू बहाते देखा तो उसे मन ही मन हंसी आ गई। माँ, भैया ऐसा कुछ नहीं करना चाहते होंगे। ये सब बस थकान की वजह से हो गया होगा। लो, एक और नाटक शुरू। कालेंद्र का मन कर रहा था कि वो अपने परिवार की अजीबोगरीब हरकत पर जोर से ठहाका लगाए। रानी वैशाली महाराज की पहली पत्नी नंदिनी की मौत के बाद इस परिवार में आई थी
और जब उसके अपने बेटे का जन्म हुआ तो उसने तुरंत ही अपने बेटे को अगला वारिस बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मगर अब कालेंद्र भोला नहीं रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो नाटक का मंचन हो रहा है। कालेंद्र मन में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों पर अपने पिता की आवाज सुनाई दी। इस पर आपका क्या कहना है राजकुमार कालेंद्र? महाराज की आवाज और भी सख्त और गुस्से भरी हो गई, लेकिन कालेंद्र का भी उन्हें समझाने का कोई इरादा नहीं था। आप मुझसे कहलवाना क्या चाहते हैं? आप जो कहेंगे मैं वही बोलूंगा। कालेंद्र ने अपना विद्रोही लहजा छुपाने की कोशिश नहीं की। इस लहजे से महाराज समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें लगता था कि कालेंद्र एक डरपोक किस्म का इंसान था जो महाराज की हर बात मानता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वो कैसे भी करके अपने पिता को एहसास करवाना चाहता था कि वो गलत कर रहे हैं। तो अब तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगे कालेंद्र? अब मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता पिताजी। क्या कहा? तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया है। तुम्हें पता भी है इसकी सजा क्या है? महाराज भड़कते हुए अपनी जगह से खड़े हुए तो राज दरबार में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब महाराज कौन सा कदम उठाने वाले हैं। महाराज ने गुस्से में जोर से अपनी तलवार निकाली तो सब दंग रह गए, लेकिन कालेंद्र शांत था। अब तक तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा शिष्टाचार था, अब तुमने वो भी बेच खाया। इस तरह की हरकतों से तुम अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला दोगे। कहीं आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने की तो नहीं सोच रहे पिताजी? कालेंद्र की इस अजीब प्रतिक्रिया को सुनकर महाराज हैरान रह गए थे। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तभी महाराज ने बात संभालने की कोशिश की। तुम कली वंश के सबसे बड़े बेटे हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है तो तुम ही अगले उत्तराधिकारी बनोगे। कालेंद्र को अपने पिता की आवाज में अजीब सी नाराजगी महसूस हो रही थी। भले ही बातों से लग रहा था कि वो कालेंद्र का पक्ष ले रहे हों, लेकिन एक तरह से वो बस यहाँ मौजूद लोगों को दिखा रहे थे कि वो कितने अच्छे महाराज थे। इधर कालेंद्र की ऐसी बातों को सुनकर महारानी वैशाली को गुस्सा आ गया। तुम अपने पिता से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुरंत उनसे माफी मांगो। मैं तो अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। भला मैं उनके साथ गलत बर्ताव कैसे कर सकता हूँ माँ? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रानी वैशाली ने जैसे ही कालेंद्र के मुंह से माँ शब्द सुना, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। माँ, क्या कहा तुमने? हाँ पिताजी, मैं हमेशा इन्हें रानी वैशाली बोलता हूँ, लेकिन रानी में अपनापन नहीं है ना, इसलिए माँ बोला। उसकी ऐसी बातें सुन राजा शत्रुघ्न को उसके हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे। ये सब बकवास बंद करो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? उन दोनों की वजह से। कालेंद्र ने सुकेश और शूरवीर केतु की तरफ इशारा किया। ये सब तुमने क्यों किया? मैं आपसे माफी चाहता हूँ पिताजी। कालेंद्र ने अपना सर झुका दिया, जो उसके विद्रोही रवैये से बिल्कुल अलग था। कालेंद्र के बर्ताव में अचानक से आए बदलाव से महाराज हैरान रह गए थे। माफी चाहने से क्या तुम्हारी गलती कम हो जाएगी? तुमने अपराध किया है। कैसा अपराध? कालेंद्र ने जैसे ही यह कहा, एक बार फिर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। वहीं कालेंद्र ने दरबार में इधर उधर देखा। वहां कई तरह का सजावटी सामान रखा हुआ था। वहीं उसके बगल में खड़े एक सैनिक की मयान में तलवार लटक रही थी। उसने झट से उस तलवार को निकाला और महाराज की तरफ घूम गया। कालेंद्र ने तुरंत ही तलवार की नोक पर महाराज को ले लिया। कालेंद्र! कालेंद्र को ऐसा करते हुए देखकर शूरवीर और अभयराज ने भी अपनी तलवार निकाल ली। वहीं महाराज और रानी वैशाली सकपकाए हुए थे। उनकी आंखों में डर उतर आया था।
क्या कर रहे हो तुम? यही साबित करना चाहता हूँ कि मैंने क्या अपराध किया था। मतलब अपने पिता की गर्दन पर तलवार रखकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? महाराज के खिलाफ इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। यह सुनते ही कालेंद्र मुस्कुरा दिया। उसने अगले ही पल तलवार को महाराज की गर्दन से हटाया और उस सिपाही को पकड़ा दिया। चिंता मत कीजिए मेरे पिताजी या मेरी प्यारी माँ, आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इस आदमी को सजा देना चाहता हूँ जिसने हमारे कलिवंश का अपमान करने की हिम्मत की है। कौन से आदमी को? और तुम किस अपराध की बात कर रहे हो? कालेंद्र की बात सुनते ही महाराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बताता हूँ। आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने इस राज दरबार के नौकर और शूरवीर केतु को पीटा, लेकिन इस नौकर ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया इसकी जांच पड़ताल की आपने। इसने कलिवंश के राजकुमार कालेंद्र का अपमान किया था, ठीक वैसा ही अपमान जैसा भी कुछ देर पहले मैंने आप पर शस्त्र उठाकर किया था। कालेंद्र ने जैसे ही कहा, सब सोचने पर मजबूर हो गए। पिताजी, अगर मैं गलत हूँ तो ये भी गलत होना चाहिए। फिर आखिर इसे मेरे अपमान करने का अधिकार किसने दिया? खैर, मैं अपनी तरफ से इसे सबक सिखा चुका हूँ, इसलिए मामला बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी सजा पसंद नहीं आई। मेरे ख्याल से इस नौकर को मृत्युदंड मिलना चाहिए। कालेंद्र ने उस नौकर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसकी हरकतें बता रही थी कि वो अभी के अभी नौकर की जान ले लेना चाहता था, लेकिन तभी नौकर ने रानी वैशाली की तरफ देखकर दया की भीख मांगी। मुझे बचा लो महारानी। रुक जाओ कालेंद्र। नहीं माँ, मैं कैसे रुक जाऊं? अभी तो आपने कहा था इस तरह के अपराध के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। जब मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है तो फिर इन्हें क्यों नहीं? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नौकर गिड़गिड़ाने लगा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुछ भी उसकी योजना के हिसाब से नहीं हो रहा था। वह महाराज के पास कालेंद्र से बदला लेने के लिए उसकी शिकायत करने आया था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। उसी की बातों को कालेंद्र उसी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। नौकर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कालेंद्र महाराज के सामने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत करेगा। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने राजकुमार कालेंद्र का कोई अपमान नहीं किया था। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? महाराज, राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। जब शूरवीर केतु ने नौकर का पक्ष लिया तो कालेंद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। चोर चोर मौसेरे भाई। पिताजी, पहले तो इस नौकर ने ही मेरा अपमान किया था, लेकिन बाद में इस शूरवीर केतु ने भी मेरे साथ हाथापाई की थी। राजकुमार झूठ बोल रहे हैं महाराज। नहीं यार, झूठ। पिताजी, लगता है कलिवंश के योद्धाओं का स्तर बहुत गिर गया है। तभी तो मुझ जैसे कमजोर आदमी ने एक शूरवीर योद्धा को एक तरफा हमले में हरा दिया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कालेंद्र की बातों से मामला बिगड़ गया था। शूरवीर केतु को समझ नहीं आया कि इस बात का वो क्या जवाब दे। आप चाहें जो भी कह लें, लेकिन इस बात से सच्चाई नहीं बदलेगी कि आपने हम पर एक तरफा हमला किया था। हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। इस पर महाराज ने कालेंद्र की तरफ सवालिया नजरों से देखा। पिताजी, ये बस सजा से बचने के लिए बहाने बना रहा है। ये सच नहीं है। राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। दोनों पक्षों में बहस बढ़ती जा रही थी। शूरवीर केतु के शब्द शर्मिंदगी भरे थे, लेकिन उसकी बातों में वजन था। इस वक्त अभयराज भी शूरवीर केतु की तरफ से बोलने लगा। सारी बातें सुनने के बाद महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या फैसला करें, लेकिन अभयराज के बीच में पड़ने से शूरवीर केतु को अपनी जीत पक्की दिखाई दे रही थी। तभी कालेंद्र ने तलवार लेकर शूरवीर केतु की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो कालेंद्र? वही महाराज, इसे करने के लिए मैं मजबूर हूँ। मतलब यही कि ये खुद को भोला साबित करने पर तुला हुआ है। ये दोनों अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूं तो इस बहस को इन दोनों से माफी मांगकर यहीं समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि इससे इन लोगों का हौसला बढ़ेगा। ऐसे में हमारे पास इस बहस को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसा तरीका?
कहना क्या चाहते हो तुम? युद्ध? कालेंद्र ने झट से नौकर की मयान से तलवार निकाली और शूरवीर की तरफ फेंकी, जिससे सब समझ गए कि आखिर कालेंद्र कहना क्या चाहता है। मैं युद्ध चाहता हूँ पिताजी। अब ये फैसला तलवार के दम पर ही होगा। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि शूरवीर के मुकाबले कालेंद्र बहुत कमजोर लग रहा था। पिताजी, इस मामले में अपना पक्ष रखने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं। वहीं ये दो, अगर ये दो कुछ भी बोलेंगे तो इनकी बातों में वजन होगा। इसलिए मैं ये फैसला अब युद्ध से करना चाहता हूं। मेरे और शूरवीर के बीच अब तय समय पर एक युद्ध होगा, और जो जीतेगा उसे ही सच्चा माना जाएगा। तुम पागल हो गए हो। जानते हो शूरवीर केतु कितने महान योद्धा हैं, और तुम उनके सामने चींटी समान हो। तुम्हें अब तक तलवारबाजी तक करनी नहीं आती, उसके बावजूद तुम इस तरह की शर्त लगाने की गुस्ताखी कर रहे हो। पिताजी, अब ये तय हो गया है कि इस बात का फैसला लड़ाई से होगा। आप बस समय और दिन तय करके मुझे बता दीजिए। इतना कहकर कालेंद्र ने अपनी तलवार फेंक दी और तुरंत वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो राज दरबार में सम्मान पाने के लिए कुछ भी करेगा। हालांकि शूरवीर केतु जैसे खतरनाक योद्धा के सामने सीधे मुंह लड़ाई करने का मतलब था मौत। ऐसे में दरबार में बैठे लोग भी अब यही सोचने लग गए कि आखिर इस लड़ाई में कौन जीतेगा। पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि कालेंद्र और शूरवीर केतु के बीच एक घमासान युद्ध होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रानी वैशाली बहुत परेशान थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हम जानते हैं कालेंद्र कभी शूरवीर केतु से जीत नहीं पाएगा। शूरवीर केतु एक महान योद्धा है, पर हमें कुछ तो खटक रहा है। कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। हमारा मन कह रहा है कि वो हमारे अभय के लिए खतरा हो सकता है। रानी वैशाली कालेंद्र की इस शर्त की वजह से चिंता में थी, पर कहीं न कहीं उन्हें यह भी विश्वास था कि कालेंद्र इस वक्त जीतने की हालत में नहीं था। इधर अगले ही दिन से कालेंद्र ने चुनौती जीतने की तैयारी शुरू कर दी। वो बगीचे में लगे एक लकड़ी के पुतले पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। ये महाराज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे तलवारबाजी करनी नहीं आती। अगर किसी राज्य पर राज करना हो तो उसके उत्तराधिकारी को तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला जैसी चीजें सीखना अनिवार्य है। तो फिर मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? वो मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते, इसलिए तो उन्होंने ये नाइंसाफी की है। कालेंद्र ने अपनी तलवार को हवा में घुमाकर प्रहार करने की कोशिश की। वो अभ्यास कर रहा था, तभी अभय राज वहां आ गया। आखिरकार तुम जान ही गए तुम्हें क्या सीखना है। तुम यहाँ आने का कोई खास कारण? तुम अपनी तलवारबाजी से इतना शोर कर रहे थे कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से सुन सकता है। हो गया, अब निकलो। अभय कुछ देर तक वहां खड़े कालेंद्र की तरफ देखता रहा। उसे तलवारबाजी का अभ्यास करते देख अभय राज को यकीन नहीं हो रहा था कि कालेंद्र ने शूरवीर केतु के साथ होने वाले इस युद्ध को इतनी गंभीरता से लिया था। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे उगल दो, और अगर कुछ नहीं है तो निकलो। ये घूमने की जगह नहीं है। तुम शूरवीर केतु के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम शूरवीर को हरा दोगे और युद्ध जीत जाओगे? क्यों, तुम्हें अभी से मेरे जीत की दहशत हो रही है? तुम्हारे अचानक बदले हुए व्यवहार का रहस्य तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तुम करने जा रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम इसमें सफल हो पाओगे? अगर तुम्हें उत्तराधिकारी बनना ही था तो एक बार बोल देते, मैं वैसे ही अपने कदम पीछे ले लेता। लेकिन शूरवीर केतु से युद्ध, उसे जीतना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं इस युद्ध को जीतकर उत्तराधिकारी बन जाऊंगा? तभी तुम मुझे ये सब कह रहे हो। तुम जैसे इंसान से डरने की मुझे क्या जरूरत है?
जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो युद्ध कैसे करेगा? अगर मेरे भाई ही ऐसा कह रहे हैं तो जरूर इस बात में कोई सच्चाई होगी। वैसे एक बात पूछूं, हम सच में भाई हैं ना? यह बात सुनकर अभयराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कालेंद्र अभी भी अभयराज की आंखों में देखे जा रहा था और उसके कहे हुए हर एक शब्द को अपने मन में संभाल कर रखने की कोशिश कर रहा था। अभयराज जैसा सौतेला भाई आखिर कालेंद्र के बारे में कुछ अच्छा कैसे बोल सकता था? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि अगर तुम मुझे उत्तराधिकारी नहीं भी बनने दोगे तब भी महाराज का बड़ा बेटा होने की वजह से वो जगह मेरी ही है। कालेंद्र की बात से एक पल के लिए अभयराज की बोलती बंद हो गई थी। तुम्हें पता है आज पिताजी ने राज दरबार में तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें राजगद्दी मिलेगी, वरना नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक काम करते हैं। कैसा काम? कहना क्या चाहते हो तुम? हम दोनों ही कली वंश से हैं। इस तरह तलवारबाजी करना हमारे खून में है, तो क्यों ना हम दोनों इस बार अपनी अपनी तलवारबाजी का नमूना दिखाएं। उसके बाद जो होना होगा हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभयराज आश्चर्य से कालेंद्र की तरफ देख रहा था। कालेंद्र अपने सौतेले भाई से भी युद्ध करना चाहता है। यह अब अभयराज के लिए आश्चर्य की बात थी। क्या हुआ? डर गए? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे लड़ने को तैयार नहीं हो। इतना सोच रहे हो इसका मतलब हर कोई मुझसे युद्ध करने से डरता है। अभयराज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसा बुज़दिल इंसान उसे युद्ध के लिए ललकार रहा था। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कालेंद्र। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। अभयराज को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था कि वह आसानी से कालेंद्र को हरा देगा, क्योंकि कालेंद्र ने अभी अभी तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया था। अभी तो उसने बस शुरुआत की थी और अभयराज तलवारबाजी में निपुण था। मैं तो तुमसे युद्ध करने के लिए बेताब हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है महाराज इसकी आज्ञा देंगे? महाराज इस राज्य के राजा हैं। अगर उनके 2 बेटों में युद्ध हुआ तो ये उनके लिए अपमानजनक बात होगी। हर राज्य में कलिवंश को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल जाएंगी कि हम भाइयों में अपनापन और प्रेम नहीं है। मुझे पता था तुम मुझसे डरते हो और इसलिए अब बहाने बना रहे हो। कालेंद्र का बदला हुआ रूप अभयराज के लिए बहुत अनोखा था। उसे नहीं लगा था कि कालेंद्र इतनी जल्दी इतना बदल जाएगा। मैं तुमसे क्यों डरने लगा? और मुझे बहाने बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? मुझे अभी तुम पर शक हो रहा है कि तुम होश में नहीं हो। जरूर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने नशे का सेवन करना तो शुरू नहीं कर दिया? ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे मैं बड़ा बेटा हूं, पर कोई अपने पागल बेटे को तो उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा ना। यह सुनकर अभयराज बहुत खुश हो गया। उसे लगा कालेंद्र सच में पागल हो गया था और इसी खुशी के साथ वो और तनकर खड़ा हो गया। तुम पागल हो ही गए हो तो मुझे महाराज से अभी बात कर लेनी चाहिए। वो मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। रुको, अगर तुम इतने ही विश्वास से भरे हुए हो तो क्या तुम मुझे मौका दे सकते हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? युद्ध के परिणाम आने पर हम इसे पूर्ण करेंगे। अभयराज जानता था कालेंद्र उसे युद्ध के लिए मना रहा था और वो ये भी जानता था कि कालेंद्र उससे कभी भी जीत नहीं सकता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। हम ये युद्ध आने वाले 6 महीने के बाद करेंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारी योग्यता में अंतर के कारण मैं जीत गया था। मंजूर है। याद रखना, 6 महीने बाद तुम कोई भी बहाना नहीं बनाओगे। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। इतना समय बीत जाने पर मैं खुद नहीं चाहूंगा कि हमारे युद्ध में देर हो। कालेंद्र की बात सुनकर अभयराज बिना एक पल देरी किए वहां से बाहर निकल गया। अभयराज को वहां से जाते देख कालेंद्र ने फिर से अपनी तलवार उठा ली। अभयराज, तुम हमेशा से मेरा अपमान करते आए हो, है ना? तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूं,
लेकिन तुम्हें मैं एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कालेंद्र मन ही मन सोच रहा था। उसने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। हालांकि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकेगा, यह कोई नहीं जानता था। कालेंद्र और शूरवीर केतु के बीच युद्ध का दिन आ चुका था। एक तरफ कालेंद्र था जिसे उसके पिताजी यानी कि महाराज का साथ तक नहीं मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ था शूरवीर केतु जिसको लेकर प्रजा और सेना के सभी लोग आश्वस्त थे कि वह यह युद्ध आसानी से जीत लेगा। राजमहल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो चाहता था कालेंद्र युद्ध में जीत जाए। युद्ध के लिए राजमहल के अंदर महाराज और दूसरे सिपाहियों के लिए जो अभ्यास का मैदान बनवाया गया था वही तय किया गया। यह सब तैयारियां देख कालेंद्र सोचने पर मजबूर हो गया। सारी तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये लोग मेरी हार से मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ये इस बात को फैला देंगे कि मैं कैसे हार गया, पर अब मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कालेंद्र मैदान में पहुंचा, उसने चारों तरफ नजर घुमाई। वहां चारों तरफ सैकड़ों लोग बैठे थे। शूरवीर केतु, शूरवीर केतु, शूरवीर केतु। सब शूरवीर केतु के नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कालेंद्र उस राज्य का दुश्मन हो। वहीं युद्ध के मैदान में एक तरफ तैयारी कर रहे शूरवीर केतु की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे पता था ये जरूर होगा। मेरे युद्ध को देखने के लिए इतने लोगों का आना आम बात है, पर शायद कालेंद्र के लिए ये आम बात नहीं होगी। उस मैदान के सबसे ऊंचे तख्त पर इस वक्त महाराज बैठे हुए थे। महाराज के पास रानी वैशाली अपनी जगह पर बैठी हुई थी जो आज का युद्ध देखने आई थी। इसके साथ साथ वहां पर अभयराज भी आ चुका था। अभयराज की नजर कालेंद्र पर पड़ी तो उसे देखकर अभय की आंखों में तिरस्कार भर गया। कालेंद्र और शूरवीर केतु के बीच का ये युद्ध हमारे लिए बहुत मनोरंजक होने वाला है। महाराज से लेकर अभयराज तक सबके लिए वहां पर जगह बनाई गई है, लेकिन मेरे लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। कालेंद्र को बहुत बुरा लग रहा था। वो सामने की तरफ देखने लगा। इस पूरे संसार में वही था जिसका परिवार होकर भी वह बिल्कुल अकेला था। तो दूसरी तरफ शूरवीर केतु अपनी तलवार के साथ मैदान में आ गया। एक बार फिर सभी उसका हौसला बढ़ाने लगे। शूरवीर केतु, शूरवीर केतु। तुम्हारी आंखों से साफ साफ झलक रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए कितने बेताब हो। कालेंद्र की बात सुन शूरवीर केतु ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने अपनी आंखें घुमाकर कालेंद्र की तरफ देखा। बहुत कम लोग थे जिन्हें यह यकीन था कि कालेंद्र शूरवीर केतु को हरा सकता था। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो अभी पीछे हट जाओ। कालेंद्र शूरवीर केतु के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम भी ना, तुम्हें सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। इसके बाद मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा और शायद तुम्हारे मन में ये बोझ आ जाएगा कि तुम कैसे मुझसे हार गए। जब कोई हमारी शक्तियों से अनजान होता है तभी हमें अपना दांव खेल लेना चाहिए। अच्छा कालेंद्र, तुम जानते हो अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम्हारी रही सही इज्जत दिन मिट्टी में मिल जाएगी। खैर ये सब तुम्हारे लिए नया थोड़ी होगा। वैसे भी तो तुम पूरे राज्य में बदनाम हो। वो सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुमने तलवार पकड़ना सीख लिया। क्या ये सच है? अच्छा, मतलब तुम्हारे प्यारे छोटे राजकुमार अभयराज ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें इस बात से आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अगर किसी के पास दिमाग है तो वो आसानी से बता सकता है कि ये अफवाहें अभयराज ने ही फैलाई है। तो बताओ तलवार पकड़ना सीखकर कैसा अनुभव हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस लग रहा है कि अब मैं अपनी गंदगी आसानी से साफ कर सकता हूँ, पर थोड़े और अभ्यास की जरूरत है।
कालेंद्र अभी तक ठीक से तलवारबाजी नहीं सीख पाया है। यह बात जानकर शूरवीर केतु की खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हारे चेहरे की ऐसी जहरीली मुस्कान बता रही है कि तुम सोच रहे हो तुम ये बाजी जीत चुके हो। अगर युद्ध से पहले किसी को हराना है तो उसका आत्मविश्वास कैसे तोड़ना चाहिए, ये बात तुमसे सीखने की जरूरत है। पर अफसोस, तुम इस बार चूक गए। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे तुम्हारी ऐसी सोच को बर्बाद करने में बहुत मजा आएगा। जरूर, क्योंकि अब ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, तुम्हारे सम्मान का प्रश्न बन चुका है। इधर सुकेश की जान हलक में आई हुई थी कि अगर आज के इस युद्ध में शूरवीर केतु हार गया तो सुकेश की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन इस सब में शूरवीर केतु का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उससे बस उसका पद छीन लिया जाएगा। वह बेइज्जत होगा, लेकिन सुकेश की तो जिंदगी ही दांव पर लगी थी। फिक्र मत करो सुकेश, मैं इस कालेंद्र को ऐसा कोई अवसर नहीं दूंगा जिससे वो जीत सके और मैं हार जाऊं। शूरवीर केतु के यह कहते ही सुकेश की चिंता दूर हो गई, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं यह बात थी कि भूल कर भी शूरवीर केतु हार न जाए, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी युद्ध शुरू करने की घोषणा कर दी गई। कली वंश के राजकुमार कालेंद्र का युद्ध कली सेना के उप सेनापति और शूरवीर केतु के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ भी बेइज्जती। कालेंद्र और शूरवीर केतु के बीच ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक कोई एक हार ना मान ले या फिर बेहोश होकर गिर ना जाए। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी कीमत पर कोई भी योद्धा दूसरे की जान नहीं लेगा। इधर घोषणा सुन लोग आपस में चर्चा करने लगे। ये तो होना ही था, आखिर कलिवंश के राजकुमार को कोई मृत्यु दंड कैसे दे सकता है? ये शूरवीर केतु के साथ अन्याय है। उसका सामना करने के लिए एक ऐसे निकट्टू राजकुमार को खड़ा कर दिया है जो अपनी तलवार भी उठा नहीं सकता। अगर उन दोनों में से कोई लहूलुहान हो गया तो क्या फिर ये युद्ध चलता रहेगा? इस युद्ध का मतलब ही यही है, जब तक सामने वाला हार नहीं मान लेगा दूसरा योद्धा उसके ऊपर हमला करता रहेगा। इस तरह के युद्ध के नियम बहुत खतरनाक होते हैं। जहां वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे, वहीं शूरवीर केतु ने कालेंद्र की तरफ देखा। कालेंद्र सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और सारे नियमों को अच्छे से सुन रहा था। अगले ही पल नगाड़ा बजा और फिर घोषणा हुई। हाँ, तो अब दोनों योद्धा अपनी अपनी जगह ले लीजिए, युद्ध शुरू किया जाए। अचानक से जैसे ही घोषणा हुई, दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के खून की प्यासी थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाकर रहूंगा कालेंद्र। शूरवीर केतु ने जोर से कालेंद्र पर वार किया, जिससे उसके पैर उखड़ गए और वो धम से नीचे जा गिरा। उठो कालेंद्र, युद्ध करो, युद्ध। हार गए क्या? इतनी जल्दी कहां? अगले ही पल उसने जोर से शूरवीर पर वार किया, जिससे वो लड़खड़ा गया। मगर कालेंद्र दूसरा वार करता, इससे पहले वो संभल चुका था। मैं तुम्हारे जैसे कीड़े के साथ युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता। शूरवीर केतु अब गुस्से से भर चुका था। उसने एक के बाद एक कई सारे उस पर वार किए, जिससे कालेंद्र बचने की कोशिश में था, लेकिन शूरवीर की पूर्ति के आगे वो टिक नहीं पा रहा था। कालेंद्र को यूं कमजोर पड़ता हुआ देखकर लोग शूरवीर केतु का जोश बढ़ाने लगे। मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता। कालेंद्र ने उछलकर शूरवीर पर अपनी तलवार से वार करना चाहा, मगर उसका वार खाली चला गया। वो संभल पाता, इतने में ही शूरवीर केतु ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और अगले ही पल शूरवीर ने जैसे ही कालेंद्र की गर्दन पर तलवार रखी, सबको यह लगने लगा कि वो हार जाएगा। लेकिन अगले ही पल कालेंद्र ने फुर्ती से उसके सीने पर लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। कालेंद्र उठ खड़ा हुआ
यह सब देख युद्ध मैदान में मौजूद लोग दंग रह गए। वे सब नहीं चाहते थे कि कालेंद्र जीते। ये कालेंद्र कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, शूरवीर को नहीं हरा सकता। अगर इसके आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। हाँ, सही कह रहे हो। शूरवीर ने हमारे राज्य के लिए कई युद्ध लड़े हैं। आज की जीत उसके सम्मान में बढ़ोतरी ही करेगी। वहां बैठे सभी लोग शूरवीर को ही जितवाना चाहते थे, मगर तभी कालेंद्र ने जोर से शूरवीर की जांघों पर तलवार से वार किया। कालेंद्र को इस तरह लड़ता हुआ देखकर युद्ध मैदान में पूरी तरह सन्नाटा फैल गया। मगर वे लोग यह निर्णय कर पाते कि किसका पलड़ा भारी है, तभी शूरवीर ने भी बदले में जोर से कालेंद्र की जांघों पर वार किया। वो जमीन पर गिर गया। वो संभलता इससे पहले शूरवीर ने एक के बाद एक कई सारे वार उस पर किए, जिससे उसके बदन पर जगह जगह घाव बन गए। वो दर्द के मारे कराह उठा। कालेंद्र को दर्द में देखकर सभी के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। ये हुई ना बात, मुझे तो पता ही था यही होना है। बिल्कुल होना था। शूरवीर हमारा नायक है और उसे तो जीतना ही है। उन दोनों आदमियों की बात वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग आदमी भी सुन रहा था। क्यों? तुम लोग क्यों नहीं चाहते कि कालेंद्र जीते? अरे वो तो राजकुमार है, हमारे राज्य का भावी उत्तराधिकारी। उस बुजुर्ग की बात सुन वहां पर खड़े आदमियों का मुंह बन गया, जैसे उनके मुंह में किसी ने जबरदस्ती करेला ही डाल दिया हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो दादा आप? आपको पता नहीं है इसने कैसे अपने पिता पर तलवार रख दी थी? और तो और राजा शत्रुघ्न और रानी वैशाली भी इसे किसी काबिल नहीं समझते हैं। रानी वैशाली ने कालेंद्र को जनता के सामने बुजदिल और नाकारा साबित किया था, ताकि उसका बेटा अभयराज राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। और यही वजह थी कि ज्यादातर लोग उसे कायर समझते थे। ये लो, इस कायर के एक और घूसा पड़ा है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। ये कायर राजकुमार है। हमारे राज्य को एक बहादुर और बुद्धिमान राजकुमार की जरूरत है, जो हमारे राज्य का संचालन बखूबी कर सके। और नहीं तो क्या, ये अगर राजा बना तो हमारे राज्य का बंटाधार हो जाएगा। तुम्हें ये सब दिख रहा है? तुम लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि ऐसा क्यों है? इसके साथ भी तो गलत हुआ होगा ना? अरे दादा बस भी करो, चुपचाप लड़ाई देखो ना। देखो कैसे ये शूरवीर केतु इसे छठी का दूध याद दिलाता है। देखो ये पड़ी लात। कालेंद्र जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। शूरवीर के आगे खुद को कमजोर पाकर कालेंद्र खुद पर लानत महसूस करने लगा। एक समय था जब वो शैतान देव के नाम से जाना जाता था। सब उसके नाम से ही भय खाते थे, मगर आज वो अपनी नजर में एक मामूली से शूरवीर को नहीं हरा पा रहा था। आपके पास अभी भी समय है राजकुमार, माफी मांग लीजिए। शूरवीर की बात सुन कालेंद्र ने एक नजर उसे देखा और फिर एक जहरीली मुस्कान देते हुए एकदम से खड़ा हो गया। अभी नहीं शूरवीर, अभी तो ये सम्मान की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। अगले ही पल उसने बिजली की सी फुर्ती से शूरवीर की तलवार पर वार किया, जिससे उसके हाथ से तलवार नीचे जा गिरी। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ शूरवीर, और तुम एक सिपाही। तो सिपाही राजा से माफी मंगवाए तो ये सिपाही के लिए मृत्यु का प्रश्न हो जाना चाहिए। अगले ही पल कालेंद्र ने एक लात शूरवीर की छाती पर दे मारी, जिससे वो जमीन पर पीठ के बल गिर गया। कालेंद्र ने वक्त ना गंवाते हुए सीधा उसके सीने पर पैर रख दिया। क्या बोलते हो शूरवीर? अभी भी मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। शूरवीर अपना सर हल्का सा ऊंचा कर कालेंद्र को देख रहा था। निहत्था होने के चलते उसे कालेंद्र में अब अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन वो एक योद्धा था। उसने कई युद्ध लड़े थे और अपनी सेना को जीत दिलाई थी। वो ऐसे कोशिश किए बिना हार नहीं मान सकता था। अगले ही पल उसने जोर से कालेंद्र के पैरों को खींच लिया। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है राजकुमार। शूरवीर को लगा था उसके ऐसा करने से कालेंद्र लड़खड़ा कर नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि कालेंद्र के पास पिछले जन्म का अचूक युद्ध कौशल है। शूरवीर ने अभी आंख भी नहीं झपकाई थी कि कालेंद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ। अभी तक तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब हो जाएगा शूरवीर।
अगले ही पल उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर लगा दी। यह देखकर सब सकपका गए। शूरवीर के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। वो सब अब इस युद्ध को खत्म हुआ समझ रहे थे, मगर तभी कालेंद्र ने अपने पैर से उसकी तलवार को उसकी तरफ उछाला। ये लो तुम्हारी तलवार। मैं इतना कायर नहीं हूँ कि किसी निहत्थे पर वार करूं। तलवार उठाओ और मुझसे युद्ध करो शूरवीर। शूरवीर तलवार पाकर बेहद खुश हुआ। तुमने ये बहुत बड़ी भूल कर दी राजकुमार। ये वो पागल हाथी सा उसकी तरफ बढ़ा, मगर तभी कालेंद्र नीचे झुक गया। उसने शूरवीर को अपने हाथों पर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। अगले ही पल वो कराहते हुए वहीं बेहोश हो गया। कालेंद्र अभी भी जोश में था। उसके शरीर से खून रिस रहा था, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटना चाहता था। वो हांफते हुए शूरवीर पर अपना अगला वार करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि युद्ध संचालक बीच में बोल पड़ा। धैर्य धैर्य धरो कालेंद्र, शूरवीर बेहोश हो चुका है। अब इसे छोड़ दो, हम तुम्हें विजेता घोषित करते हैं। कालेंद्र जीत चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कालेंद्र निहत्थे शूरवीर पर वार नहीं करेगा। कालेंद्र के इस कदम से वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में अब कालेंद्र के लिए इज्जत और सम्मान दिखने लगा था। सभी आपस में इस बात पर चर्चा करने लगे। वहीं सेना के सेनापति सिंहदेव भी कालेंद्र के इस कृत्य से बहुत प्रभावित हुए। आज जो युद्ध मैदान में हुआ वो बेहद शानदार था। बिल्कुल। आज जिस तरह कालेंद्र ने शूरवीर पर वार नहीं किया, उससे समझ आता है कि कालेंद्र एक बुरा इंसान नहीं है। वो युद्ध और युद्ध नीतियों के बारे में अच्छे से जानता है। कालेंद्र इस समय सबकी आंखों में खुद के लिए सम्मान देख पा रहा था और उसके दिमाग में वीर पुरुष की बात घूम रही थी। अगले जन्म में हो सके तो एक भला आदमी बनना। यह सब सोचते हुए कालेंद्र अपने जख्मों को भूल गया था। इस लड़ाई में शूरवीर ने उसके शरीर पर तलवार से कई सारे वार किए थे, जिससे खून रिसने लगा था। उस पर बेहोशी सी छाने लगी थी। ये देख राजवैद्य उसकी ओर दौड़ कर गए। आइए राजकुमार, मेरे साथ आइए। आपके घावों को मलहम की जरूरत है। नहीं, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उसने जैसे ही कहा, वहां मौजूद लोग चुप हो गए। चारों तरफ मरघट सी शांति छा गई। वे सब समझ पाते तभी उसने अभयराज को घूरा। अभयराज, आगे आओ और मुझसे युद्ध लड़ो। मैं आज राज्य की समूची जनता के सामने तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो कालेंद्र? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आज खुद को आपके और माँ वैशाली के सामने ये साबित कर देना चाहता हूँ कि मैं एक बुज़दिल इंसान नहीं हूँ। मैं ताकत, बुद्धि और जोश से भरा एक ऐसा राजकुमार हूँ जिसे राज्य संचालन की पूरी समझ है। आज तक मुझे सभी के द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मुझे हमेशा अभयराज से कम आंका गया। जिस सम्मान का हकदार मैं हमेशा से रहा, वो सम्मान मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए आज मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता पिताजी। अभयराज, तलवार उठाओ और युद्ध लड़ो मुझसे। कालेंद्र की चुनौती सुन अभयराज दंग रह गया। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। उधर राजा शत्रुघ्न और रानी वैशाली का भी यही हाल था। उन्होंने कालेंद्र के इतने बहादुर होने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उठो मेरे भाई, कायर की तरह बैठे रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो अभयराज, उठो और मुझसे युद्ध लड़ो। कालेंद्र के इस बर्ताव से रानी वैशाली और अभयराज दोनों को सिंहासन अपने हाथों से जाते नजर आ रहा था। उनके दिमाग में इस समय बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि आखिर तब क्या होगा जब कालेंद्र ने अभयराज को युद्ध में हरा दिया। कालेंद्र खून से सना हुआ था। वो दर्द के मारे कराह रहा था, मगर बावजूद इसके उसकी आंखों में नजर आ रहे गुस्से से महारानी वैशाली को डर सताने लगा था। उठो मेरे प्रिय भाई, अब तक तो तुम्हें मेरे सामने खड़े होकर मेरा सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि बुत बनकर अभी भी अपनी जगह पर ही बैठे हुए हो। क्या हुआ, डर लग रहा है? कालेंद्र की बातें अभयराज को गुस्सा दिला रही थी।
वो बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी भींच रहा था और कई बार उठने की कोशिश कर चुका था, लेकिन रानी वैशाली ने इशारा कर उसे वापस बैठने को कह दिया था। क्या हुआ अभयराज, तुम खुद को भावी राजा के रूप में देखते हो, तो एक भावी राजा को किस बात का डर? और तुम्हें तो बचपन से ही युद्ध कौशल सिखाया गया है, हाँ? कहीं मुझसे हारने का तो डर नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो किस तरह से तुम अपनी प्रजा का सामना करोगे, हाँ? उसकी बातें सुन अभयराज का खून अब उबाल मार रहा था। उसका गुस्सा उसे कालेंद्र का सर धड़ से अलग करने को कह रहा था, लेकिन वो अपनी माँ का कहा मान चुप बैठा हुआ था। राज्य की जनता ये सब चुप होकर देखे जा रही थी। राजा शत्रुघ्न और रानी वैशाली ने अपने बेटे अभयराज की छवि एक बहादुर और बुद्धिमान योद्धा के रूप में जनता के सामने पेश कर रखी थी, लेकिन इस समय उस छवि को उनका पुत्र मोह ही खराब कर रहा था। जनता में अब खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। ये आज क्या देखना पड़ रहा है? पहले शूरवीर की हार और अब राजकुमार अभयराज की बुज़दिली। वहीं तो हमने तो आज तक यही सुना था कि अभयराज बिना किसी शस्त्र के हाथों से शेर का शिकार कर सकता है, तो फिर आज क्यों नहीं उठ रहा? हाँ सही है, और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि राजकुमार अभयराज राज्य के संचालन कर पाएंगे। युद्ध मैदान में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। जनता का विश्वास अभयराज से खोते हुए दिख रहा था। ये है हमारे भावी राजा। हमारे महाराज शत्रुघ्न भविष्य में इनके हाथों में राज्य की बागडोर सौंपने वाले हैं। मैं भी इस राज्य का ही राजकुमार हूँ, मैं भी महाराज शत्रुघ्न का पुत्र हूँ, तो इस नाते मुझे भी खुद को साबित करने का एक मौका मिलना ही चाहिए। यह बात सुन अभयराज गुस्से से भर गया। उसने झट से अपनी तलवार को मयान से निकाला। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध लड़कर कालेंद्र को उसकी असली जगह दिखाना चाहता हूँ। नहीं अभयराज, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे। क्यों माँ? इतना सुनने के बाद भी आप चाहती हैं कि मैं युद्ध ना करूं? अभी बिना युद्ध के भी काम हो सकता है राजकुमार। वैसे भी कुत्ते तो हर गली में भौंकते हैं, लेकिन अब तुम क्या हर कुत्ते पर पत्थर मारोगे? नहीं माँ, आप मुझे अब कायर साबित कर रही हैं। आपको मेरी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। अभयराज युद्ध लड़ना चाहता था, लेकिन कालेंद्र का जोश देखकर वैशाली अभयराज को नहीं भेजना चाहती थी। ये सब देख कालेंद्र जोर से हंसने लगा। लगता है महारानी वैशाली को अपने दूध की ताकत पर भरोसा नहीं रहा। कालेंद्र, यूं तो इस युद्ध के लिए मैंने तुम्हें 6 माह का वक्त दिया था, लेकिन तुम अब मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। अब भी सोच लो, ये युद्ध तुम्हें अभी लड़ना है या 6 माह बाद? मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ, जल्दी आओ, जल्दी। उसकी बात सुन अभयराज का गुस्सा अब सीमा से बाहर हो चुका था। वो अपनी तलवार को हाथ में लिए तेजी से मैदान की तरफ बढ़ चला था। कुछ ही पल में आंधी की तरह वो कालेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। कालेंद्र, तुमने आज खुद अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया है। उसने जोर से तलवार का वार कालेंद्र की तलवार पर किया। इधर महारानी वैशाली और महाराज सामने का मंजर देखकर दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा। इधर अभयराज की तलवार कालेंद्र तक पहुंचती, उसके पहले ही कालेंद्र ने अपनी तलवार आगे कर दी। संभल कर जरा राजकुमार, मेरे वार से शूरवीर नहीं बच सकता तो तुम किस खेत की मूली हो? ये कालेंद्र ने जोर से वार किया, जिससे उसका हाथ झन्ना गया, मगर अगले ही पल संभलते हुए उसने सामने से वार किया। तुम अब मेरे हाथों नहीं बच सकोगे। अभयराज ने गुस्से में एक के बाद एक उस पर कई वार किए, जिन्हें कालेंद्र ने रोकने की पूरी कोशिश की। कालेंद्र काफी थका हुआ था, इसके चलते उसे युद्ध लड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसकी ताकत के चलते कालेंद्र के पैर उखड़ने लगे थे। वो संभल पाता, इतने में ही अभयराज ने जोर से उसे लात दे मारी। वाह! क्या हुआ मेरे भाई, हार मान ली? आखिरी सांस तक भी नहीं। कालेंद्र झट से उठ खड़ा हुआ, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उसके घावों से अब दर्द रिसने लगा था।
अभयराज को उसकी हालत समझने में देर न लगी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार से जोर से वार किया तो उसके हाथों से तलवार छिटक गई। तुम्हें मारने के लिए तो मेरा ये हाथ ही काफी है कालेंद्र। अभयराज ने अपनी तलवार को दूर फेंका और धम से उसके ऊपर जा कूदा। उसकी नजर कालेंद्र के गहरे घावों पर पड़ी। अभयराज ने उसके पेट पर बने घाव पर पूरी ताकत से जोर लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को साबित करना था ना, लो करो साबित। या! अभयराज उसके घाव पर और जोर लगा पाता, इतने में ही कालेंद्र ने जोर से उसके मुंह पर घूंसा मारा, जिससे वो मुंह के बल गिरा। मगर कालेंद्र में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। उसने खड़े होने की कोशिश की। अब तुम गए कालेंद्र। अभयराज की आंखों में खून उतर आया था। उसने जोर से उसके सीने पर वार किया, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। कालेंद्र का दिमाग अब चक्कर खाने लगा था। उसे कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था। वहीं अभयराज एक के बाद एक लगातार उस पर वार किए जा रहा था। तुमने मुझे नहीं मारा, मेरी माँ के दूध को चुनौती दी है। या! कालेंद्र ने खड़े होने की कोशिश की तो अभयराज ने एक और लात उसके पेट पर दे मारी। कालेंद्र फिर से नीचे गिर गया। वो उठना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी अभयराज की नजर पास पड़ी तलवार पर पड़ी और अगले ही पल अभयराज उस तलवार से वार करना चाहता था, मगर उसने यह ख्याल त्याग दिया। वो उसके ऊपर बैठा हुआ लगातार वार किए जा रहा था। मैंने साबित कर दिया। मैंने यहाँ बैठी सभी जनता को साबित कर दिया कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। जिस तरह से मैंने अभी कालेंद्र को हराया, ऐसे ही मुझ में दुश्मनों को परास्त कर राज्य का संचालन करने की क्षमता भी बखूबी है। अभयराज कालेंद्र के ऊपर बैठे ही चीख रहा था। इस समय उसे पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कालेंद्र, वो तो इस समय एक अलग ही दुनिया में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक रण क्षेत्र में आंखें बंद करके लेटा हुआ है। उसकी बगल में वो दानव सरीखा कालेंद्र लेटा हुआ है, जिसे उसका दुश्मन बेतहाशा मारे जा रहा है। वो दुश्मन मार मार कर थक गया है और जैसे ही उस दुश्मन को ये लगा कि वो जीत गया, तभी उस दानव रूपी कालेंद्र की आंख खुली। अचानक से उसकी भयानक हंसी युद्ध मैदान में गूंजी तो उसके सीने पर बैठा अभयराज चौंक गया। उसकी हंसी उसके शैतानी रूप का आज भी उसी के अंदर होने का प्रमाण दे रही थी। अभयराज कालेंद्र को हंसते देख निशब्द हो गया। तभी कालेंद्र ने अपने मुंह से निकल रहे खून का अंदर ही अंदर कुल्ला किया और उसे अभयराज के मुंह पर थूक दिया। बदसात! अभयराज ने गुस्से में अपने मुंह से खून से भरे थूक को हटाया और चीखा। कालेंद्र, लगता है तुझे मृत्यु को प्राप्त होकर ही शांति मिलेगी। अभयराज को बौखलाया देख कालेंद्र एक लंबी और क्रूर हंसी हंसने लगा। तुझे तेरी औकात दिखाई है अभयराज, तू हार चुका है, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत की। अभयराज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी कालेंद्र ने अपने हाथ से मिट्टी उठाकर उसके मुंह में घुसा दी। वो संभल पाता, इतने में ही कालेंद्र ने जोर से उसके मुंह पर घूंसा मारा और वो दूर जा गिरा। अभी युद्ध का फैसला नहीं हुआ है मेरे प्रिय भाई। अभी तो तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर बैठाना बाकी है। अभयराज ने अपनी जीत मान ही ली थी, लेकिन कालेंद्र की इस हरकत से वो पूरी तरह हिल गया था। वो खुद को संभाल पाता, इतने में ही वो कालेंद्र खड़ा हो चुका था। उसे यूं खड़ा हुआ देखकर पूरी जनता में जोश भर गया। आखिर उसने अभयराज को उसके साथ गलत तरीके से पेश आते जो देख लिया था। इधर अचानक से कालेंद्र को यूं खड़ा हुआ देखकर महारानी सकपका गई। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। हमें युद्ध रोकना होगा।
महारानी वैशाली युद्ध रोकने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन तभी सेनापति सिंहदेव बीच में बोल उठे। नहीं महारानी, आप ये नहीं कर सकती। अब युद्ध को रोकना युद्ध नीति के विरुद्ध होगा। अब ये अपने उचित परिणाम के साथ ही अंत पाएगा। लेकिन मेरा बेटा, वो दुष्ट कालेंद्र मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकता है। युद्ध में घायल होना स्वाभाविक है और जीत हार भी। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? महाराज, आप कुछ कीजिए। अब धीरज रखिए महारानी, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी युद्ध को रोकना मेरे खुद के बस में भी नहीं है। इधर कालेंद्र इस समय अभयराज के सामने ऐसे खड़ा था जैसे मौत उसके सामने खड़ी हो। कालेंद्र ने दोनों तलवारें उठाई और उनमें से एक अभयराज की तरफ फेंकी। उठो अभयराज, उठो और लड़ो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसलिए इस युद्ध का अंत अभी नहीं हुआ है। कालेंद्र की आवाज से अभयराज खुद को सामान्य करते हुए उठ गया। जैसी तुम्हारी मर्जी। अभयराज उठा और उसने बिजली की तेजी से उसकी तरफ तलवार फेंकी, मगर तभी कालेंद्र ने उसे अपने हाथों में ऐसे पकड़ लिया मानो वो तलवार नहीं कोई छड़ी हो। सभी कालेंद्र के ऐसे युद्ध कौशल से अचंभित थे। कालेंद्र ने फिर से तलवार को अभयराज की तरफ फेंका तो वो आग बबूला हो उठा। अच्छा होता तुम हार मान लेते, लेकिन अब नहीं। अगले ही पल वो उस पर वार करने के लिए बढ़ा, मगर कालेंद्र उसके हर एक वार का अच्छे से जवाब दे रहा था। आज का ये युद्ध तुम्हें याद रहेगा अभयराज। कालेंद्र के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई थी। तुम्हें भी। अभयराज उस पर वार करता, इतने में ही कालेंद्र ने उछलकर जोर से उसके सीने पर वार किया। अगले ही पल वो मुंह के बल जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि फिर उठ नहीं पाया। राजकुमार अभयराज बेहोश हो चुके हैं। इस हिसाब से राजकुमार कालेंद्र को इस युद्ध का विजेता घोषित किया जाता है। राजकुमार कालेंद्र की जय! राजकुमार कालेंद्र की जय! सभी लोग अब अचानक से कालेंद्र के पक्ष में जयकारा करने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बरसों बाद आज राज्य को उसका असली योद्धा मिला है जो उन्हें हर मुश्किल से बचाएगा। वही कालेंद्र अब महाराज और महारानी की ओर मुड़ा। वो थक चुका था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महाराज, देख लिया आपने, मैं भी आपका ही पुत्र हूँ। आपका एक पुत्र हारा तो क्या हुआ, दूसरा पुत्र तो विजय हुआ है। तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? आपके चेहरे पर किस बात का डर हावी है? इस बात का कि आपका प्रिय बेटा कल को राजा ना बना तो क्या होगा? उसने जैसे ही कहा, महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वहीं कालेंद्र चुप बैठना नहीं चाहता था। मैं समझ सकता हूँ आप मजबूर हैं, लेकिन इतने दिनों तक किसी ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? सब मुझे नीचा दिखाने का ही प्रयास क्यों करते रहे? हर कोई क्यों मेरे साथ एक जानवर के जैसे व्यवहार करता रहा? यहाँ तक कि राज्य के लोग भी तो मुझे बुरा भला कहते थे। लेकिन अब मैंने जब खुद को साबित कर दिया है तो आप खुश क्यों नहीं हैं? आखिर इस राज्य के भावी राजा को घोषित करने में कैसा संकोच? कालेंद्र की ऐसी बातें सुनकर सारी जनता ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वहीं महाराज और महारानी गुस्से में कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ न कर पाने के लिए खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। वहीं एक बार फिर जनता के बीच चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अब सच में महाराज राजकुमार कालेंद्र को भावी महाराज घोषित कर देंगे? क्या महारानी ये होने देंगी? कालेंद्र अपने पिता और राजा शत्रुघ्न को सवालिया निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थीं, क्योंकि उसका खून काफी ज्यादा बह चुका था। वो लड़खड़ा रहा था, मगर फिर भी किसी योद्धा की तरह अब भी युद्ध मैदान में खड़ा हुआ महाराज और रानी वैशाली को देख रहा था। ऐसा लग रहा था महाराज के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ
वहां मौजूद हर एक इंसान कालेंद्र के लिए नारेबाजी कर रहा था। राजकुमार कालेंद्र की जय, राजकुमार कालेंद्र की जय, राजकुमार कालेंद्र की जय। वे सब नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच राज वैद्य एक बार फिर कालेंद्र की तरफ आया। कालेंद्र अब कमजोर पड़ रहा। कालेंद्र अपने पिता और राजा शत्रुघ्न को सवालिया निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थीं, क्योंकि उसका खून काफी ज्यादा बह चुका था। वो लड़खड़ा रहा था, मगर फिर भी किसी योद्धा की तरह अब भी युद्ध मैदान में खड़ा हुआ महाराज और रानी वैशाली को देख रहा था। ऐसा लग रहा था महाराज के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद हर एक इंसान कालेंद्र के लिए नारेबाजी कर रहा था। राजकुमार कालेंद्र की जय, राजकुमार कालेंद्र की जय, राजकुमार कालेंद्र की जय। वे सब नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच राज वैद्य एक बार फिर कालेंद्र की तरफ आया। कालेंद्र अब कमजोर पड़ रहा था। उसे यूं कमजोर पड़ता हुआ देखकर वैद्य काफी परेशान हो गया। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा राजकुमार। मुझे आपकी मरहम पट्टी करनी ही होगी। यानी आप मानने नहीं वाले, और नहीं तो आप हैं कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। देखो कितने गहरे घाव हो गए हैं आपको। लेकिन वैद्य जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस्म के अंदर जो घाव है उनका क्या? उनकी भी दवा है क्या आपके पास? कालेंद्र ने महाराज की तरफ देखा। वहीं वैद्य ने तुरंत मरहम लगाना शुरू कर दिया। अगर अभयराज को हराने में थोड़ी सी भी देर हो गई होती तो कालेंद्र कब का बेहोश हो गया होता। वह बुरी तरह से थक चुका था। कालेंद्र ने इस दौरान अभयराज की तरफ देखा। वैद्य जी का सहायक उस